दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। एग्जिट पोल शुरू हो चुके हैं। 4 जून को नतीजे आने हैं। किसकी सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस कितनी सीटें प्राप्त करेगा, एनडीए कितनी सीटें प्राप्त करेगा, और जो ये 10 साल का मोदी जी का काल रहा है ये कैसा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। चुनाव की चारों तरफ चर्चाएँ हैं। 4 तारीख को क्या होना है, सभी की नज़र उसी चीज़ पर बनी हुई है। हमारे साथ में बात करने के लिए अविनाश काकड़े जी हैं, नागपुर से हैं और लगातार किसानों की, मजदूरों की आवाज़ को देश भर में अलग अलग प्रदेशों में जाकर उठाते रहते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग से इसके ऊपर पूरा ही एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें काकड़े साहब का योगदान आया है। तो अविनाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। 4 तारीख को आने हैं नतीजे। मोदी जी ने कहा था अब की बार 400 पार, तो भगतगण भी लग गए अब की बार 400 पार। ऐसा अब की बार हुआ क्या है कि अब की बार 400 पार का नारा एकदम अचानक शुरू हो गया? नहीं, 400 पार का नारा तो इन्होंने बताया था, अमित शाह जी ने, कि 400 पार का नारा हमारे कार्यकर्ताओं को दिया था। कार्यकर्ताओं को मॉरल बूस्टअप करने के लिए दिया था। मतलब वो फेक था। जितना भी वो गारंटी देते थे 400 की गारंटी, तो मतलब 400 का जुमला, 15 लाख की गारंटी मतलब 15 लाख का जुमला, है ना। जो भी गारंटी दिया उसका मतलब है जुमला। गारंटी का दूसरा शब्द उन्होंने बता दिया आरएसएस की डिक्शनरी में, ये जुमला है जी, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। ठीक है। अब ये जो बोल रहे हैं ये क्या क्या करते हैं, फेक प्रचार करते हैं, मतलब झूठा प्रचार करते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं, है ना। वैसा ये अभी जो एग्जिट पोल चल रहा है ये भी झूठा ही चल रहा है। सब झूठा? हाँ, सब झूठा चल रहा है। उसका कारण मैं बता देता हूँ, उसके कारण समझ लो। कि एग्जिट पोल का उद्देश्य ये होता है कि विरोधी पार्टियों के बूथ एजेंट और कार्यकर्ता, नेता सब डिमोरलाइज हो जाए। उनको आज ही ये लग जाए कि हम हार गए, बुरी तरीके से हार गए। तो हारने से क्या होता है, फिर वो बूथ पर सजग नहीं रहता, फिर वोट इधर से इधर हो जाती है। बूथ पर सजग नहीं रहता, वो अपने एक एक वोट के लिए लड़ता नहीं, एक एक वोट के लिए वो जांचता नहीं, बताता नहीं। तो उसको क्या करना चाहिए था कि अपने पार्टी विरोधी जो है, हमारी विरोधी पार्टी है, उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। बाबा झांसाराम जो है वो झांसे में लाने का प्रयास करते हैं। उनका तो उद्देश्य ही रहता है आपको झांसे में लाना और आपको मूर्ख बनाना। तो क्या हो गया, इससे जितना भी एजेंट था, मतलब 4 जून को जब ये एग्जिट पोल का खेल 4 जून तक चलेगा, और इसमें क्या होगा कि 4 जून को जो एजेंट अंदर जाएगा वो अगर 1 घंटे में 2 घंटे में बाहर आ गया ऐसे ही माहौल में, वो देखते रहा मोबाइल पर कि ये तो हरा रहे, ये हरा रहे। आपने कई एजेंट ये देखे होंगे इलेक्शन कि जिसमें हारते रहते हैं, 12 बजे तक अलग लोग मिठाई बांटते और 12 बजे के बाद अलग लोगों की मिठाई बढ़ जाती है। तो एग्जिट पोल कैसे ऐसे होते हैं, उद्देश्य पहले उसके समझने की जरूरत है। कि पहला उद्देश्य मैंने क्या बताया, विरोधियों के बूथ एजेंट, कार्यकर्ता और नेताओं का मॉरल डाउन करना। जी। दूसरा उद्देश्य है कि 4 जून को जब रिजल्ट लगेंगे तो आधे ही गिनती में वो भाग जाए। हाँ, जब उनका पहले ही मनोबल टूट गया तो उसमें वो भाग जाए जी। फिर बीजेपी के अधिकारी, जो चुनाव कमीशन है, वो तो बीजेपी का एक फ्रंट करके खेल रहा है आज के तारीख में। हजारों कंप्लेंट दिया, एक तो कंप्लेंट लेता है, नहीं तो डस्टबिन में डाल देता है ना। तो वो चुनाव अधिकारी और बीजेपी के जो एजेंट होंगे ये खुले खेल, फरुखाबादी खेले। इसलिए ये इस तरीके का ये जो पोल आ रहा है, एग्जिट पोल ये आ रहा है। और उनको ये हो गया कि बीजेपी ये ना बताने लग जाए बाद में कि हारी हुई बाजी हमें जीतना आता है। ये बताने का प्रयास वो करेंगे क्योंकि वो हारे हुए हैं। 200 के अंदर आने वाली है बीजेपी, सिर्फ 200 के अंदर आने वाली है, ये कंडीशन है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ वाला, मथुरा वाला, ये तो कहते हैं ये तो झांकी है, बन गया ना मंदिर, तो बन गया ना। अब क्या बनाना है, तो मुद्दा तो खत्म हो गया ना। आपको पता होगा कि कल्याण सिंह ने जब राम मंदिर को ध्वस्त किया था, राम मंदिर को ही ध्वस्त किया था, बाद में वो बोलने लगे कि राम मंदिर क्यों ध्वस्त किया, लोगों ने पूछा तो वो बोले नहीं विवादित ढांचा ध्वस्त किया, जिसमें रामलला विराजमान थे उसको ध्वस्त करने की जरूरत थी क्या कुछ। अच्छा, जो राम मंदिर अभी बनाया वो उस जगह पर बनाया क्या, जो विवादित जगह पर, कि उससे कितना किलोमीटर दूर पर बना दिया, 12-14 किलोमीटर दूर बना दिया। और वो भी मुझे नहीं मालूम कि 12-14 है या 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर,
वो जो जगह नरसिम्हा राव ने अलॉट किया था उसी जगह पर बना दिया। तो ये फिर कहाँ लाए राम को, किस तरीके से बवाल करते रहे। चौथी बात इनकी है कि जितनी कम मार्जिन से जीतने वाली सीटें जो होती है वहाँ ये झोलझाल कर दे। अगर प्रेशर से कड़क तरीके से नहीं बैठे एजेंट विरोधी पार्टी का, तो 200-500 सीटों वाली, 5000, 500, 1000, 2000 सीटों वाली इसमें तो मामले नहीं निपट सकते ना। ऐसी 50-100 सीटें तो रहेगी ना, तो 50-100 सीटों में तो खेल हो जाएगा पूरा। 200 के अंदर आने के बजाय वो 250 पहुंच जाएंगे, 272 हो जाएंगे। तो ऐसी सीटों पे मॉरल डाउन करके उनके कार्यकर्ताओं को भगाने का प्रयास ये एग्जिट पोल कर रहा है। तो इसमें क्या है कि लोकतंत्र को अगर बचाना है, हर एक व्यक्ति को लगता है ये लड़ाई भारत विरुद्ध मोदी थी, इंडिया वर्सेस मोदी थी। ये पार्टी नहीं लड़ी कोई। जी जी। मैंने जितने भी प्रदेश मतलब 8-10 प्रदेश घुमा हूं मैं कोई पार्टी ये लड़ाई लड़ते हुए मुझे नहीं दिखाई दीजिए। विरोधी पार्टियों के तो आधे से ज़्यादा बूथों पर लोग नहीं थे, एजेंट नहीं थे। लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे वो जनता लड़ रही थी, जनता को नहीं चाहिए था। तो ऐसे इसमें अब जो एजेंट बचे हुए हैं उन एजेंटों को वहाँ डट के बैठना चाहिए। वो आधे में अगर छूट जाएंगे तो हमारी अपनी लड़ाई जो है लोकतंत्र की लड़ाई वो हम हार जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि बूथ पर डटे रहे। लेकिन ये विपक्ष बोलने के लिए तैयार भी तो नहीं है, विपक्ष चुप बैठा है। 2022 के चुनाव में आपने विपक्ष तो लड़ा नहीं। मैं आपको बता देता हूँ पहले से कि विपक्ष लड़ा ही नहीं, और लड़ने की उसकी हैसियत भी नहीं थी। ना उसके पास पैसा था, ना उसकी कोई सुनवाई हो रही थी, ना उसका इलेक्शन कमीशन सुन रहा था, ना कोई बाकी लोग सुन रहे थे। तो अब वो उनसे उन जो विपक्ष है उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि प्रामाणिक और जिद्दी एजेंटों की नियुक्त करे, जो बिक जाए भाग जाए ऐसे एजेंट ना। कम से कम आपके पास में 100, 200, 500 लोग तो ऐसे होने चाहिए ना कि वो लोगों को वहाँ लड़े आपके लिए। दूसरा है हर एक मशीन का हिसाब, कोड नंबर, फॉर्म 17 की जांच की जाए। टोटल जो फॉर्मेट बनाया हुआ है वो फॉर्मेट की जांच की जाए, कोड नंबर देखा जाए, वक्त देखा जाए, बंद होने का वक्त, मशीन खुलने का वक्त, मशीन का सीरियल नंबर, मशीन के साथ में जो दूसरी मशीन है मास्टर मशीन है उसका सीरियल नंबर, ये सब देख के उनको वहाँ करना चाहिए, नहीं तो बवाल मचाना चाहिए। उसके बाद में हर एक मशीन का हिसाब अपने पास में भी रखें। मास्टर इसमें डाला है तो इसमें भी रखें, क्योंकि वो फॉर्म 17 और जो मशीन है उसका भी अपने रखना चाहिए। और काउंटिंग सेंटर पर भीड़ बनाकर दबाव बनाएं, नहीं तो उनके लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इनके लोग ही नहीं रहेंगे, अंदर वाले भी प्रेशर में आ जाएंगे। अब सर तो पहले ही वैसे प्रेशर में है, बिल्कुल। तो ये भी नहीं होने वाला। जो हारने वाली जगह है वहाँ सत्ताधारी कर्मचारी कार्यकर्ता मिलकर जो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे उसको छल बल के साथ में इन्होंने रोकने की ज़रूरत है। पार्टियों के लिए बता रहा हूँ मैं कि ये पार्टियाँ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, एजेंटों के साथ में ये बातें करे। जो विपक्षी है वो अपने कार्यकर्ताओं का मॉरल हाथ में रखकर संगी बाजी मारना चाहते, उसका मॉरल डाउन रखकर बाजी मारना चाहते। और इसके लिए जुटलर का फेक कैंपेन है और उसमें वो मास्टर भी है। जैसे आपको पहले ही बताया था कि 400 पार, ये पार, वो पार, ये फेक कैंपेन जो है उसके लिए हमको डट के उनके सामने बैठना चाहिए। ऐसे विरोधी पार्टियों को समझना चाहिए इस वक्त। अगर वो नहीं समझे तो जीती हुई बाजी को हारने वाली बात हो जाएगी। और अपना मॉरल अगर विपक्ष पार्टी या विरोधी पार्टियां कायम रखेगी तो आप ये समझ लो कि चुनाव हार गए, बीजेपी वाले चुनाव हार गए। इन्होंने जैसे इलेक्शन कमीशन को जेड सिक्योरिटी दे दी, Z+ सिक्योरिटी दे दी, वैसे ये जितने एग्जिट पोल बताने वाले हैं, जितने टीवी के एंकर है जो फेक न्यूज़ अभी तक 10 साल चला रहे थे, उन सबको भी अगर ये देने की नौबत में आ जाए ना Z सिक्योरिटी, तो नाम बताना मैं। अगर हम जागरूक रहे तो लोकतंत्र नहीं लूटेगा, और जागरूक नहीं रहे तो लोकतंत्र लूट जाएगा। और ये जो टेक्निकली मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्यों हार रही है बीजेपी, तो उसके लिए जो सोशल मीडिया, आप जिस मीडिया पे मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं उसी मीडिया की आपको कुछ बातें मैं बता देता हूँ जी। कि बात तो ये है कि अभी तक 10 सालों में मैं एक चाणक्य को फॉलो करता था, वो भी अभी पगलाए जैसा काम कर रहा है। पिछले 2 इलेक्शन से, विधानसभा और ये सब इलेक्शन से, अभी छत्तीसगढ़ में इन्होंने कांग्रेस को जिताया था, कांग्रेस जीती नहीं। एग्जिट पोल 90% गलत हो रहे। तो एग्जिट पोल क्यों गलत हो रहे? उसके कारण है कि एग्जिट पोल के मामले में अपने को करेक्ट करने के लिए एग्जिट पोल के नतीजे देते।
मतलब उस वक्त ऐसा हो गया तो इस वक्त ऐसा होगा, अनुमान लगाते हैं। ठीक है। दूसरा, सैंपलिंग सही नहीं करते ये लोग। इतने कम समय में, जैसे कल चाणक्य का एग्जिट पोल 9-10 बजे के बाद आता था, 6 बजे इलेक्शन समाप्त होता था, 10 बजे के बाद आता था। अभी इस वक्त तो इलेक्शन समाप्त हो गया और चाणक्य डिस्प्ले होने लग गया। बात समझ गए? वो सच कैसे हो सकता है? जी। दूसरा, मर्यादित रिसोर्सेस है उनके पास में, बहुत रिसोर्सेस तो नहीं है। हर बूथ पे आदमी, हर जगह पर आदमी चले जाए तो सैंपल लेते हो। पहले तो सैंपल विचित्र तरीके से लेते हैं, उनमें मर्यादित रिसोर्स है। तीसरा, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। भाई आपसे अगर कंफर्ट करना है, वोट किसको दिया ये आपके मन की बात है। आपके मन की बात अगर निकालना है तो आपको पहले कंफर्ट तो करना पड़ेगा कि ये आदमी मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा, ये तो समझना पड़ेगा। जी। तो इतना कंफर्ट होके पूछने का बात है क्या? आपको पूछा क्या? आपके जानने वाले किसी से पूछा क्या? नहीं पूछा। किसी से नहीं पूछा तो ये किसको पूछ ले रहे? पहली बात तो ये है। अगर नहीं पूछा तो फिर उसका गांव का चेहरा, गुज्जरों का चेहरा, जाटों का चेहरा, किसानों का चेहरा, मजदूरों का चेहरा उसमें आएगा क्या? नहीं आएगा। महिलाओं का चेहरा आएगा क्या? नहीं आएगा। 50% महिला इस देश में। अब उनका अभिप्राय ही नहीं है और ये एग्जिट पोल बताने लग गए। ठीक है। दूसरा, उसके बाद का है कि मार्केट का पैसा, मार्केट और उसका प्रेशर, नेताओं का प्रेशर, अपने एरिया का प्रेशर, उसको फंडिंग करने वाले का प्रेशर, ये सब प्रेशर बना के वो एग्जिट पोल कर रहे हैं। ये सब प्रेशर होता है। अनुभवी जो लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे मैंने एक चाणक्य का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे ये सर्वे वाले हैं, वो अपने अनुभव का फायदा लेके अपने इसमें एसी में बैठ के सारे अनुमान लगा लेते हैं। दूसरा है, अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद ये इसमें थोप देते हैं कि उनको व्यक्तिगत एक पार्टी पसंद है तो उसके फेवर में निकाल लेंगे, नापसंद है, सवाल भी वैसे ही करेंगे, वो पसंद नापसंद वाले ही सवाल करेंगे और फिर उस तरीके से नतीजे आते। दूसरा, सैंपल के आकार और विविधता पे कोई ध्यान नहीं रखते। भाई हमारे यहाँ सैंपल का आकार और विविधता का इतनी वैरायटी है, जैसे स्थान, जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा का स्तर, आर्थिक वर्ग, ये सदी मतदानों को प्रभावित करते कि नहीं करते? करते हैं, है ना? बिल्कुल करते इसका हैं। कोई वैरायटी जो है वो ध्यान में नहीं रखते। और ये सब चीज़ें देखो, जो आदमी इलेक्शन करवा रहा है, सरकारी नौकर है, वो भी तो इंसान ही है जी। जो वोटिंग दे रहा है वो भी तो इंसान ही है, दोनों इंसान है। आपको पता है कि 231 कर्मचारियों की ड्यूटी पर मौत हो गई। अब कर्मचारी है जिसकी सारी व्यवस्था वहाँ होती है, खाने पीने की, पानी पीने की सारी व्यवस्था जाने आने की होती है, उनकी 231 की मौत हो गई। तो ये मई जून में चुनाव कराना जरूरी था? मई में क्यों नहीं पहले करवाया चुनाव? और लोगों की मौत पर ये चुनाव हो रहा है, कर्मचारियों की भी सूद नहीं ली। तो ये चुनाव इसीलिए हो रहा है कि उनको जितने लोग चाहिए उतने लोग ही मतदान क्षेत्रों पर, मैंने मतदान केंद्रों पर पहुँचे, बाकी लोग ना पहुँचे। इसलिए ये नियोजन किया था। यही नियोजन अभी इन्होंने एग्जिट पोल में किया है। बीजेपी हार रही है और हार रही है। नहीं, आप नियोजन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुस्लिम तो मैंने देखा एक तरफा वोटिंग कर रहे थे, हिंदू ही वोट करने के लिए बहुत कम गया है। मैंने बहुत सारे अपने गांव में घूमकर देखा, पहले चरण में ही इतना इनको झटका लगा। जो देखो आपकी जो भाषा है वो बीजेपी की भाषा है, हिंदू मुस्लिम वाली भाषा। आप बोले कि ये मतदार गए थे, ये मतदार नहीं गए थे, तो मैं समझ सकता हूँ। मुस्लिम मतदार गए थे, हिंदू मतदार नहीं गए, क्यों? हिंदुओं को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हिंदुओं को आज़ादी नहीं चाहिए, हिंदुओं को आदर्श राज्य नहीं चाहिए, आदर्श शासक नहीं चाहिए, हिंदुओं को शिक्षा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, रोजगार। क्या मुसलमानों को ही चाहिए? और खुदा न खास्ता इस वक्त अगर ये छल बल से जीत गए ना, तो जैसे 2014 में मुसलमानों का वजूद ख़त्म कर दिया राजनीति से, वैसा इस वक्त जो संविधान नाचते ना लेके, उनका भी वजूद ख़त्म हो जाएगा। अगर 24 मई की बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान गया। वो संविधान जो चिल्लाते हैं, जिनको संविधान के सारे फायदे मिले, उनका भी वजूद नहीं रहेगा। ये पक्का ध्यान में रखे ये लोग। तो आज अब ज़रूरत है कि जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस जो है, वो मजबूती के साथ उसको खड़ा करे जनता, अपने अपने क्षेत्र की जनता उसको खड़ा करे। वो बिक सकता है, वो भाग सकता है, वो डर सकता है, उसके साथ में जनता खड़ी हो जाए। 1920 के पहले जो कांग्रेस की अवस्था थी, क्या अवस्था थी?
इलीट लोग उसमें साथ में थे, कुछ अर्जी पत्री दे देते थे अंग्रेज़ों को। एक क्लास था जो क्लास था कि जो बंदूक अवेलेबल कर लो, बम अवेलेबल कर लो, 2-4 अफसरों को मार दो, ये एक क्लास था। वो सब बनना नहीं चाहते क्योंकि भारत बुद्ध का प्रभाव वाला देश है, यहाँ शांति वाला देश है, मारकाट वाला देश तो है नहीं। अभी ये कुछ नफरती चुंटू जो बने हुए हैं मारकाट वाले, इनको पता नहीं कि तुम्हारा भेजा खराब कौन कर रहा है और सजा कौन भुगतेगा। सजा तो ये भुगतेंगे, भेजा खराब तो दूसरे ने कर लिया, शासन वो करेगा, फायदे सारे वो लेगा। एक तरफ ये बता दे तुमको तुम विश्व गुरु हो गए, और दूसरे ही दिन ये बता दे कि सारा दुनिया हमारे विरोध में हो गई है और मोदी ही हमको बचा सकता है। ये सब मूर्खता जो तुम्हारे दिमाग में भर दी है, ये मूर्खता से बाहर निकलो, क्योंकि देश बहुत बुरी अवस्था में जा रहा है। हंगर इंडेक्स में देश कहाँ चले गया है, एजुकेशन इंडेक्स में कहाँ चले गया है, ह्यूमन जो वैल्यू होती है उसमें कहाँ चले गया है। हमको जो नेशनल ह्यूमन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, वो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का सारा मामला, मतलब वहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन रोक दिया। इतनी बुरी कंडीशन में है हम कि हमको वर्ल्ड की ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं, ये हमारी हालत है। और ये सारे फिगर्स है मेरे पास, मैं कोई झूठ बात और ऐसी बात नहीं करता, जी। गलत बातें मैं नहीं करता, मेरे पास में सब है कि हमारा माइंडसेट क्या हो गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी हालत क्या है, हंगर इंडेक्स में हमारी हालत क्या है, ये सब मेरे पास में पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा है। अभी ग्लोबल साउथ हेल्प पाकिस्तान में इंडिया को यूनेस्को में बीट कर दिया। पाकिस्तान को 38 वोट मिले, हमको 18 वोट मिले, और ये मोदी के OSD का रोल था और एम्बेसडर का रोल था, उन्होंने हमको पाकिस्तान से हरवा दिया। ये न्यूज़ आपको दिखती है क्या कहीं? नहीं दिखेगी। तो ये भारत की हालत बहुत बुरी है जी। और ऐसे हालत में अगर हम गाफिल रहे तो हमारा लोकतंत्र लूटने वाला है, हमारा देश लूटने वाला है और हम लूटने वाले हैं। एक चीज़ और है इसमें, एक सवाल और ये भी बनता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर इंडिया अलायंस आती है तो वो तो इसी कन्फ्यूजन में रहेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी के पास तो सीधा का सीधा एक चेहरा है, मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी आएंगे तो आएंगे। अच्छा, बीजेपी में मोदी नहीं तो कौन? इसमें तो मैं 50 नाम गिना देता हूँ, 50 नाम गिना देता हूँ, और वो मोदी जी से अच्छा चलाएंगे देश। जब देश की प्रगति हुई है अलायंस में हुई है, किसी एक को बहुमत मिला, चाहे वो राजीव गांधी हो चाहे इंदिरा गांधी हो, बुरी तरीके से चला है देश। जब अलायंस में चला है, पहला जो मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसमें कम्युनिस्टों का अलायंस था, फूड फॉर सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये उसी में आए थे जी। और जैसे ही बाद में हो गया कि कम्युनिस्टों का प्रेशर बंद हो गया, उनको बाहर कर दिया सत्ता की, और ऐसा लगा कि कांग्रेस विचारों के सारे लोग आ गए हैं, तो 2G हो गया, 3G हो गया, 4G हो गया, कॉलजी हो गया, सब कुछ जी वहाँ हो गया, जी हो गया जी। तो देश में सत्ता को डर बना रहे जनता का कि ये हमने अगर कुछ गलत किया तो ये तुरंत कुर्सी से नीचे उतार देंगे। तो ये ज़रूरी है कि जो भी सरकार आए वो बहुमत में ना आए, जो भी सरकार आए वो अलायंस की सरकार आए कि हमारे मतों का उसमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे। और ये सवाल मोदी जी के लिए है, बीजेपी के लिए है कि मोदी नहीं तो और कौन। इधर तो बहुत लोग खड़े हैं, देवेगौड़ा से लेके तो जितने अलायंस के पार्टनर है, सबको अपना एक्सपीरियंस है कि नहीं है। देश चलाने का, अपना प्रदेश चलाने का। मोदी को क्या था एक्सपीरियंस? जब बने पहली बार MLA तो मुख्यमंत्री बन गए, एक्सपीरियंस आया ना, चला है ना। पहली बार आए दिल्ली में तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उस वक्त नहीं पहुंचा किसी ने। यहाँ तो इतने सारे सेंट्रल मिनिस्टर, इतने सारे माने चीफ मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है, इंडिया गठबंधन में इन्वॉल्व है, तो वो चलाएंगे ना। नहीं आपको क्यों दूसरे की फिक्र है कि दूसरा गठबंधन कैसे चलाएगा? आप कैसे चलाए वो बताओ, आपसे अच्छा ही चलाएगा कोई भी। इधर एक चीज़ और चली हुई है, मैं देखता हूँ लोकल में कि मोदी जी और शाह जी योगी जी को हटाना चाहते हैं। किसको? जैसे मध्य प्रदेश में हटा दिया, हाँ ठीक है, राजस्थान में, उत्तराखंड में, और अब की बार यूपी की बारी है। वो उनका इंटरनल मामला है, वो देखते बैठेंगे। अगर योगी जी को जिंदा रहना है, योगी जी हराएंगे बीजेपी को वहाँ। लग तो ऐसा ही रहा, लोग तो यही कह रहे हैं कि हो सकता है योगी जी ना चाहें कि बीजेपी जीते। तब भी वहाँ 80 में से 77 सीटें आ रही है बता रहे, मगर 77 सीटें का मतलब ये होता है कि फिर अखिलेश भी नहीं आ रहे और राहुल गांधी भी नहीं आ रहे और KL शर्मा भी नहीं आ रहे और कोई नहीं आ रहा, फिर तो हाँ, फिर तो सब समाप्त हो जाएगा। सब समाप्त है।
तो ये जो है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसी लिए आ रहे हैं कि आप मान लो कि सब समाप्त हो गया, अब में कुछ में बचा नहीं आप में। एग्जिट पोल के अनुसार सब जीत गए। अभी राजस्थान में सब के सब बता रहे 25 की 26 सीटें, 25 की 25 सीटें। कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? गुजरात में 26 की 26 सीटें, वहाँ का जो आपका एक कैंडिडेट है आदिवासी, उसका जितना पकड़ वहाँ है, और बाकी भी जिलों में हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं मिले थे इनको। गुजरात में भी? हाँ, गुजरात में भी 5-6 सीटें हारेंगे, पक्का बताता हूँ। अगर तुम जागरूक रहे, वोट को लूटने नहीं दिया, तो तुम्हारी 5-6 सीटें तो गुजरात में हारने वाली है। इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है जितने दिखा रहे एग्जिट पोल। और एग्जिट पोल कब तक रहेंगे? और 11 बजे तक, 4 तारीख के 11 बजे तक। बाद में फिर इनको सबको जेड सिक्योरिटी लगेगी। अगर सजग रहे सब, जागरूक रहे, सब जागरूक रहे, विरोधी पार्टियां और उनके एजेंट और उनके कार्यकर्ता जागरूक रहे, तो 11 बजे के बाद एग्जिट पोल वाले को ढूंढने लग जाएंगे लोग। एग्जिट पोल वाला कहाँ है? हाँ, एग्जिट पोल वाला कहाँ है? वो 10 साल नफरत फैलाने वाले एंकर कहाँ है, जिन्होंने हिंदू मुसलमान के सिवाय, भारत पाकिस्तान के सिवाय कोई बात नहीं किया, उनको ढूंढेंगी पब्लिक। उन्हें बताएं और उनको सबको अपने को बचाना है, इसलिए ये सब गिरोह, इवन इलेक्शन कमीशन से लेके सारे अफसर तक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे इतनी केसेस होगी, अगर हार गए इतनी केसेस होगी कि उसको सज़ा भी हो सकती है। इतने सारे इर्रेगुलर काम किए इलेक्शन कमीशन ने, अगर उसकी सुनवाई हो गई तो इनका 3-5 हो जाएगा। और ये 3-5 ना हो, इसलिए इलेक्शन कमिश्नर भी मोदी को जिताने में लग जाएगा, अफसर भी मोदी को जिताने में लग जाएंगे, सारा महकमा मोदी को जिताने में लग जाएगा। इसलिए जागरूक रहना है, क्योंकि लोकतंत्र हमें चाहिए। ये लूट में हिस्सेदार जो है, उनको तो लोकतंत्र की कोई मतलब नहीं है। ये जो चल रहा है जुटलर तंत्र, उसमें उनको फ़ायदा हो रहा है, तो वो नहीं चाहेंगे। हमको अगर चाहते हैं, देश के लिए अगर चाहते हैं, तो हमको ये करना पड़ेगा। एक चीज़ और आपने सुनी होगी, और जब मोदी जी का इंटरव्यू चल रहा था वाराणसी बनारस में, जहाँ से वो सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो अवतार हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है। और बाकी लोग इस तरह की कोई भी बयानबाजी नहीं करते, तो वो उनकी चोरी छुपाने के लिए सब बयानबाजी करते हैं। एक गांधी का बयान भी उसी लिए था, अवतार बयान भी इसलिए था, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में इन्होंने जापान के साथ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया अडानी का। 11 अफसर ईडी में अपॉइंट करवा दिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। मिलिट्री के जनरल को एक्सटेंशन दे दिया। ये इलेक्शन पीरियड में करने वाले काम नहीं होते पार्टी के। और ये मोदी जी जो है, अभी बाबा बन के बैठे थे, वो ध्यान हाथ जोड़ के कर रहे थे, है ना, ध्यान मुद्रा में। ये हमारे पास में 14 में प्रधान सेवक बन के आए थे। मतलब आपके घर में आपके बेटे जैसा रहूँगा और आपकी सेवा करूँगा। 19 आते आते ये चौकीदार बन गए, घर के बाहर खड़े हो गए हमारे। घर से निकल गए, अब घर को तुमको ठीक कर दिया, है ना, तुम्हारी वो चौकीदार हो गए कि साले तुम्हारे घर में भी कोई नहीं आ सकता और तुम घर के बाहर नहीं आ सकते, ना मेरे विरोध में धरना प्रदर्शन कर सकते हो, ना तुम्हारे घर में कोई तुमको समझाने आ सकता है कि भैया गलत हो रहा है, देश में लूट रहा है, उधर जल रहा है, इधर जल रहा है, ये डूब रहा है, इसलिए चौकीदार बन गए। और फिर तीसरे इसमें तो डायरेक्ट अवतार बन गए। तो अवतार बन के उन्होंने ये बताया कि अब भगवान से कुछ मांगा जा सकता है, हक नहीं है तुम्हारा कुछ भी, तुम्हारा अधिकार कुछ नहीं है मेरे ऊपर, मांगो, मेरी इच्छा होगी तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो ये सेवक बन के आया हुआ आदमी अब हमारा भगवान बन गया। इससे ज़्यादा पतन तो और कुछ हो ही नहीं सकता डेमोक्रेसी का भाई। मतलब ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस यही थी? क्या कांग्रेस की गलती रही कि इतनी बीजेपी इतनी ताकत में आ गई? देखो, सवाल ये है कि 5 साल मेहनत करने वाला पहलवान और कुश्ती का दंगल शुरू होता है, उसमें 15 दिन में मेहनत करने वाला पहलवान, कौन जीतेगा? जो लगातार 5 साल मेहनत कर रहा है। तो 5 साल मेहनत करते हो, उनके कार्यकर्ता नफरत फैलाते हैं, उनके कार्यकर्ता हिंदू मुस्लिम द्वेष फैलाते हैं, उनके कार्यकर्ता झूठ फैलाते हैं। ये झूठ नहीं है क्या? हम विश्वगुरु बन गए और दूसरे ही मोमेंट में हम बोलते हैं कि हम खतरे में आ गए। विश्वगुरु कैसे खतरे में आ जाता है भैया? विश्वगुरु भी समझ में नहीं आया तक किस चीज़ में बने, एजुकेशन में बने, अध्यात्म में बने, या झूठ में? झूठ में तो बने। इतना हिटलर भी नहीं बोला था झूठ। इनके पूरे रैलियों के झूठ अगर गिन दे तो मेरे ख्याल से 721 बार उन्होंने खुद का नाम बोला है।
अब नेहरू और नाम नहीं आ रहे हैं, इंदिरा कोई गांधी नहीं नहीं, वो तो बाकी छोड़ दो ना, उन्होंने विकास का भी नाम नहीं लिया, रोजगार का भी नाम नहीं लिया। ये मेरे पास में है उसके सारे कि कितने बार कितने नाम लिया मोदी ने, किस किस के नाम लिया, वो सारा चिट्ठा मेरे पास में है। ठीक है, पहले ही सब खोजबीन करके रखते हैं आप। अभी ये अभी मोदी के बारे में कुछ बोलने का समय नहीं है, जो कुछ हो गया हो गया। अब मत पत्रों की सुरक्षा का वक्त है और आने वाले 4 तारीख के चुनाव के निर्णय का और उसके बाद में जो सरकार ये आएगी उससे बात करने का वक्त है। ये इस वक्त वो वक्त नहीं है कि जिस वक्त में मोदी की बात की जाए, वो कर लिए हमने जब करना था। जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 4 तारीख में रिजल्ट आने हैं, रिजल्ट का आपने सारा कंक्लूजन सुन लिया है, किस तरीके से एग्जिट पोल दिया जाता है, किस तरीके से गुमराह किया जाता है। जो बड़े बड़े घराने हैं, मीडिया चैनल हैं और ख़ासकर गोदी मीडिया है, किस तरीके से वो बातों को रखता है और किस तरीके से घुमा फिरा कर फिर वहाँ कब्जा करवा देता है। 4 तारीख को जब आप जो भी एजेंट बने वो ध्यान रखें और ख़ासकर विपक्ष ये ध्यान रखे कि देश कहाँ लेकर जाना है, क्योंकि यहीं से मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं चुनाव के दौरान कि अचानक से कुछ पता लगता है कि 5 बजे तक तो कोई और जीत रहा था, अचानक 70,000 वोट पता नहीं वो कहाँ से आ जाती है और दूसरा कैंडिडेट जीत जाता है। 2022 के भाग जाता है, तुम्हारा एजेंट ही वहाँ से भाग जाता है, तुम्हारा कैंडिडेट तक भाग जाता है। इतना मॉरल डाउन कर देते कि तुम्हारा कैंडिडेट भाग जाता है, और मॉरल अधिकारी और उनके जो वर्कर होते हैं वो सब मिलके करते हैं। तो तुम लड़े हो, मॉरल हाई रखो, आखिरी वोट तक, आखिरी दम तक लड़ाई, आखिरी दम तक लड़ी जाती है, तभी तुम्हारी जीत होती है। जी बिल्कुल। तो 2022 के चुनाव में आपने देखा बहुत सारी सीटों पर ये हुआ है, तो अब की बार आपने अड़े रहना है लास्ट तक, जब तक फैसला न आ जाए, और अड़े रहना अंदर। पानी पीने के चक्कर में सब हो जाएगा। गर्मी है तो बोतल अपनी साथ लेकर जाएं और देखते रहें आप गाम गुहांड। आपका सपोर्ट, आपका प्यार, जो आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। अब नई नई चीज़ें आपके सामने लेकर आया करेंगे। हर हफ्ते हमारे नए अलग अलग चीज़ों पर इंटरव्यू हुआ करेंगे, चाहे वो प्रकृति से, नेचर से संबंधित हो, अध्यात्म की बहुत सारी चीज़ें हम आपके सामने लेकर आएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। फसलों को कैसे आप बचा सकते हैं, नस्लों को आप कैसे बचा सकते हैं। आपका धन्यवाद। जुड़े रहे गाम गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।